नमस्ते विद्यार्थियों, मैं भगवान सिंह अजय मेरू क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों में इसे ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो सके। और आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आज की करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं, जिसमें आपके मुख्य रूप से 2 पॉइंट्स हैं। पहला जो पॉइंट आपके दे रखा है वो है अयोध्या के विवादित ढांचा विध्वंस मामले में जो सीबीआई की विशेष अदालत का फैसला आया है उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा जो पॉइंट है वो है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का जो सफल परीक्षण किया गया है उसके बारे में बात करेंगे। तो आप पहला क्वेश्चन देखिए, अयोध्या के विवादित ढांचे के विध्वंस की घटना कब हुई थी जिसके बारे में फैसला 30 सितंबर 2020 को आया है? तो राइट आंसर है 6 दिसंबर 1992। विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए इसके बारे में आपको और जानकारी दे देता हूं। विद्यार्थियों, ढांचा विध्वंस के बाद कुल जो है 49 यानी कि 49 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। यानी कि 49 लोगों को इस घटना के संदर्भ में आरोपित बनाया गया था। परंतु 28 साल बाद ये फैसला आया है और इस समय 49 में से 32 व्यक्ति जीवित हैं और इन सभी 32 लोगों को दोष मुक्त यानी कि बरी कर दिया गया है। और एक बात और है कि इस समय यानी कि ये जो घटना हुई थी 6 दिसंबर 1992 को, तो उस समय जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, जो कि बीजेपी के नेता हैं। और इनके अलावा इन 32 लोगों में और जो प्रमुख हैं उनमें मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, साक्षी महाराज, उमा भारती ये प्रमुख हैं। विद्यार्थियों, एक बात और कि इस घटना के समय केंद्र में यानी केंद्र सरकार की अगर बात करें तो केंद्र में यूपीए की सरकार थी और कांग्रेस के नेता पामुलरापति वेंकट नरसिम्हा राव, जिनको हम शॉर्ट रूप में बोलते हैं पीवी नरसिम्हा राव, पामुलरापति वेंकट नरसिम्हा राव, ये इस समय जो है प्रधानमंत्री थे। और सीबीआई की विशेष अदालत में ये केस चला और सीबीआई अदालत के विशेष जज जिनका नाम है एस के यादव, तो एस के यादव ने ये फैसला सुनाया है। और फैसला सुनाने के बाद 30 सितंबर को ही जो है वो सेवानिवृत्त भी हो गए हैं। वैसे तो जो है वे 30 सितंबर 2019 को ही सेवानिवृत्त होने वाले थे, परंतु सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन्हें फैसला आने तक सेवा विस्तार दिया गया था। यानी कि कहा गया था कि जब तक इस मामले में फैसला नहीं सुना दिया जाता है तब तक वो जो है सीबीआई की इस विशेष अदालत के जज के पद पर बने रहेंगे, क्योंकि अगर वो जो है सेवानिवृत्त हो जाते, नए जज आते तो फिर वो उस केस की स्टडी में उनको समय लगता। तो इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि इनको जो है तब तक इस पद पर रखा जाए जब तक कि जो है फैसला नहीं सुना दिया जाता है, यानी कि इनको सेवा विस्तार दिया गया था। और एक बात और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि 6 दिसंबर 1992 की इस घटना के बाद बीजेपी शासित 3 राज्यों जिनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया था। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है इन तीनों सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया था। विद्यार्थियों, आप जानते हो कि इस तरह से क्योंकि राज्यों में जो राज्यपाल होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधित्व में कार्य करते हैं और जिसकी सेंट्रल गवर्नमेंट में होती है, जिस राजनीतिक दल की सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, तो उस राजनीतिक दल के द्वारा या यूं कि केंद्र सरकार के द्वारा जो है अपने राज्यपालों के माध्यम से इस तरह से अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया जाता था। और वर्तमान में भी जो है जो आप देखते हो कुछ जो है वर्षों पहले आपने देखा कि इस तरह से 356 का दुरुपयोग किया गया, सरकारों को बर्खास्त भी किया गया। तो ये जो है दुरुपयोग उस समय भी हुआ और राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बीजेपी शासित इन तीनों सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया था। और क्योंकि आप जानते हो विद्यार्थियों, प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर जो है राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं।
आपको पता होना चाहिए। राज्यपाल जो है रिपोर्ट लिखकर भेजते हैं राष्ट्रपति को कि यहाँ पर संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है, या यूँ कहें कि यहाँ ये सरकार संवैधानिक प्रावधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है, तो इसे बर्खास्त किया जाए। तो राज्यपाल की रिपोर्ट जब राष्ट्रपति के पास जाती है तो राष्ट्रपति जो है फिर इस मामले में जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल से सलाह मांगते हैं, और केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर फिर राष्ट्रपति राज्य सरकार को बर्खास्त कर देते हैं। तो उस समय यही हुआ था। तो बीजेपी शासित तीनों जो है राज्यों की सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया था। ये घटना तो यूपी से थी, परंतु राजस्थान और एमपी में जो बीजेपी की जो सरकारें थी उनको भी जो है बर्खास्त कर दिया गया। तो विद्यार्थियों, आपको मैंने उत्तर प्रदेश का तो बता दिया है कि उत्तर प्रदेश के उस समय मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, परंतु राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे सुंदरलाल पटवा। तो विद्यार्थियों, इसमें मैंने आपको जो अतिरिक्त जो है क्वेश्चंस बताए हैं उनको भी आपको ध्यान रखना है। विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान के उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, भैरव सिंह शेखावत। और विद्यार्थियों, आप जानते हो भैरव सिंह शेखावत आगे चलकर देश के उपराष्ट्रपति बने थे। और यहाँ पर जो आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम भी, उत्तर प्रदेश का भी जो है मुख्यमंत्री का नाम तो विशेष रूप से आपको याद रखना ही है। और विद्यार्थियों, आपको पता है कुछ समय पहले तक वो राजस्थान के राज्यपाल भी रहे कल्याण सिंह, और यानी कि जो वर्तमान में कलराज मिश्र हैं, तो उनसे जस्ट पहले जो वो राज्यपाल कल्याण सिंह ही थे। और एक बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि ये घटना 6 दिसंबर को हुई, ये तो आपको खैर याद रखना ही है, 6 दिसंबर 1992 को। परंतु इसमें आपको ये भी याद रखना है कि सीबीआई की विशेष अदालत के जिन जज ने ये फैसला सुनाया है, तो उनका नाम भी आपको याद रखना है, एस.के. यादव। और विद्यार्थियों, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है कि इस घटना के समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो पी.वी. नरसिम्हा राव। इसके अलावा जो है केंद्र में जो सरकार रही वो गठबंधन की सरकार, यानी कि कांग्रेस के नेतृत्व में जो यूपीए गठबंधन बना हुआ है, तो यूपीए की सरकार थी, ये भी आपको याद रखना है। और ये भी आपको याद रखना है कि उस समय घटना के बाद कितने लोगों को इसमें आरोपित बनाया गया था, तो 49, और वर्तमान में जो है उनमें से कितने जो लोग जीवित हैं, तो 32। और तो ये यहाँ पर जो अतिरिक्त जो है जानकारी मैंने आपको दी है वो आपको याद रखना है। तो विद्यार्थियों, आप अगला क्वेश्चन देखिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की रिपोर्ट के अनुसार अब कितने किलोग्राम वजन व लंबाई वाली महिलाएं परफेक्ट मानी जाएंगी? तो राइट आंसर है 55 किलोग्राम व 5.3 फीट लंबाई। यानी कि जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया है इस रिपोर्ट में कि जो महिला जो है जिस महिला का वजन 55 किलोग्राम तक है, यानी 55 किलोग्राम है, और उसकी हाइट यानी कि लंबाई जो है वो 5.3 फीट है, तो वो परफेक्ट महिला की गिनती में मानी जाएगी। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए इसमें कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के अनुसार 2010 में परफेक्ट महिला के लिए वजन 50 किलोग्राम और कद यानी कि हाइट 5 फीट जो है को माना गया था। और अब इसमें बदलाव करके जो है ये वजन जो 55 किलोग्राम और लंबाई 5 फीट 3 इंच ये इसको माना गया है। तो इसमें थोड़ा बदलाव किया है, वजन में तो 5 किलोग्राम का बदलाव किया है, और हाइट में जो है 3 इंच का बदलाव किया है। जैसा कि मैंने कहा कि पहले जो पैमाना माना गया, वजन तो 50 किलोग्राम और हाइट 5 फीट। अब वजन जो है माना गया है 55 किलोग्राम और हाइट जो है 5 फीट 3 इंच। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है जिस पर अफगानिस्तान की 18 वर्ष की किशोरी फातिमा सुल्तानी ने अपने साथियों के साथ चढ़ने में सफलता प्राप्त की है? तो राइट आंसर है नौशख। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए हिंदुकुश पर्वत पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित है और इसका ज्यादातर हिस्सा अफगानिस्तान में आता है। तो अफगानिस्तान में ये जो इस हिंदुकुश पर्वत की चोटी है उसका नाम है नौशख। और यहाँ पर जैसा कि आपकी इसमें लिखा है कि अफगानिस्तान की 18 वर्ष की किशोरी फातिमा सुल्तानी ने अपनी जो है साथियों के साथ इस पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की है। और यहाँ पर ये भी आपको ध्यान रखना है इसमें विद्यार्थियों, इसका नाम आपको याद रखना है। अफगानिस्तान की जो लड़की है फातिमा सुल्तानी, इसका नाम आपको याद रखना है। और इसका आगे जो लक्ष्य है विद्यार्थियों वो है कि K2 पर चढ़ना, यानी कि जो काराकोरम पर्वत की सबसे ऊंची जो चोटी है K2, और या जिसको हम बोले गोल्डन आस्टेन, उस पर चढ़ना। उसके बाद इसका लक्ष्य है
माउंट एवरेस्ट पर जय चढ़ना, ये इसने बताया है। तो विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखिए। वैश्विक निवेश फर्म जनरल अटलांटिक ने 0.84% इक्विटी के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की खुदरा इकाई रिलायंस रिटेल वेंचर्स में कितने करोड़ रुपए का निवेश करेगी? तो राइट आंसर है 3,675 करोड़ रुपए का। विद्यार्थियों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने आपको जो है पिछले वीडियो में बताया था, कहा था कि इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चंस आपके आते हैं तो उसमें डाटा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि जनरल यानी कि जो वैश्विक निवेश की जो फर्म है जनरल अटलांटिक, तो कितने प्रतिशत की जो है इक्विटी जो है खरीदेगी? तो 0.84% की। और जो है किसकी इक्विटी? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो खुदरा इकाई है रिलायंस रिटेल वेंचर्स, उसकी ये 0.84% की इक्विटी खरीदेगी। और उसके लिए कितना निवेश करेगी, यानी कितना पैसा उसको जो है देना पड़ेगा? तो जो है 3,675 करोड़ रुपया। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। केंद्र सरकार ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी बेचने के लिए शुरुआती बोली लगाने की समय सीमा चौथी बार बढ़ाकर 16 नवंबर कर दी है? तो राइट आंसर है 52.98% की हिस्सेदारी, यानी कि पूरी हिस्सेदारी बेचेगी सरकार, क्योंकि जो है भारत सरकार की इसमें हिस्सेदारी है 52.98%। तो भारत सरकार ये पूरी हिस्सेदारी बेचना चाहती हैं और पहले भी इसकी हिस्सेदारी को बेचा गया था। तो अब जो है बची हुई जो हिस्सेदारी है भारत सरकार की, वो पूरी की पूरी यानी कि 52.98% बेचेगी सरकार। तो विद्यार्थियों इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये बोली जो है लगाने की जो समय सीमा बढ़ाई गई है वो 16 नवंबर तक कर दी गई है और ये चौथी बार बढ़ाया है, क्योंकि कोरोना के संक्रमण का जो दौर चल रहा है इसकी वजह से सरकार को इसकी बोली जो है समय सीमा को बढ़ाना पड़ा है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। प्रमोद सावंत किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो राइट आंसर है गोवा। विद्यार्थियों मैंने आपको पहले भी कहा था कि राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इनके नाम भी आपसे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, इसलिए इनका नाम भी आपको याद रखना है, प्रमोद सावंत। विद्यार्थियों आपको मालूम होना चाहिए गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर की जो है जब मृत्यु हुई तो उसके बाद प्रमोद सावंत जो है गोवा के मुख्यमंत्री बने थे। और प्रमोद सावंत ने प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी से इस बारे में बात की है कि गोवा में जो लोहे की खानें जो बंद पड़ी हैं 30 खाने, तो उनको फिर से जो है शुरू किया जाए। इस संदर्भ में उन्होंने बात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति के प्रमुख कौन है? तो राइट आंसर है योशिरो मोरी। विद्यार्थियों आपको मालूम होना चाहिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में होना था, परंतु कोरोना की वजह से जो है इसके आयोजन को स्थगित कर दिया गया और अब टोक्यो ओलंपिक 2021 में होगा। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। एमिलिया केर किस देश की महिला क्रिकेटर है? तो राइट आंसर है न्यूजीलैंड। विद्यार्थियों आपको मालूम होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच 2020 जो है मैच की जो है 3 जो है मैचों की श्रृंखला जो ऑस्ट्रेलिया ने जीती है, तो उसमें से एक मैच जो है वो न्यूजीलैंड ने जीता है, यानी कि 3 में से 2 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता और ये सीरीज अपने नाम की, परंतु एक मैच जो है वो न्यूजीलैंड ने जीता है। तो वो इस एमिलिया केर की जो है शानदार गेंदबाजी की वजह से जीता है। तो आपको ध्यान रखना है एमिलिया केर ये न्यूजीलैंड की है और ये गेंदबाज है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। किदाम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर है बैडमिंटन। अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा। इस क्वेश्चन को विशेष रूप से आप याद रखिएगा विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन देखिए। ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है जिसका 30 सितंबर को ओडिशा तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज में सफल परीक्षण किया गया? तो राइट आंसर है 450 किलोमीटर। विद्यार्थियों आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी और रखनी है, वो ये कि ये मिसाइल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसे भारत व रूस ने संयुक्त रूप से इसको विकसित किया है, यानी कि दोनों के संयुक्त उपक्रम के रूप में है ये मिसाइल ब्रह्मोस।
और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना है कि ये जो मिसाइल है वो अग्नि मिसाइल के सिद्धांत पर कार्य करने वाली मिसाइल है और इसकी जो है जैसा कि आपने पढ़ लिया इसकी मारक क्षमता 450 किलोमीटर है, परंतु आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये 200 किलोग्राम तक की जो है पारंपरिक वारहेड ले जाने में भी सक्षम है। और विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है इस मिसाइल का नाम भारत की नदी ब्रह्मपुत्र और रूस की नदी मास्कवा के नाम पर रखा गया है, यानी कि ब्रह्मपुत्र और मास्कवा के नाम पर इसका नाम रखा गया है ब्रह्मोस। विद्यार्थियों ये एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है क्वेश्चन, ये बार बार से पूछा जाता है क्वेश्चन कि किन नदियों के नाम पर, तो आपको ध्यान रखना है भारत की नदी ब्रह्मपुत्र और रूस की नदी मास्कवा दोनों की जो है नाम पर इसका नाम रखा गया है ब्रह्मोस। तो विद्यार्थियों ये वीडियो आपको कैसा लगा इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।